गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आरसीसी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलएसएम का बेसिक एलएसएम की डिज़ाइन स्टार्ट करी थी। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एग्जाम्पशंस पढ़े थे और लास्ट में एक क्वेश्चन भी किया था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। उसमें हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था। सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकाली थी, फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकाली थी, फिर कंपेयर कराया था और फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था। एलएसएम में सिंपल होता है, हमने बताया था कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लगाते हैं और जो एफ सी के होता है, एफ सी को टोटल जैसे M20 कंक्रीट है तो 20 रख लेते हैं और एफ आई में जो भी होता है जैसे FE4 और 5 है तो एफ आई टोटल हो जाता है 415 प्लस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लगाते हैं। तो वो भी हमने देखे थे। अभी हमने लोड पे नहीं देखा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, वो लोड पे भी देख लेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्वेश्चन में। तो अभी हम 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं एलएसएम से ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और थोड़ा क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं पहले न्यूमेरिकल पे। पहला न्यूमेरिकल आपका डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम हैविंग डायमेंशंस as 300 cross 550 mm effective. The beam is reinforced with 1963 mm square of steel in the tension zone. Use M20 concrete and Fe415 steel. Also comment on the design of the beam. तो इस क्वेश्चन में एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है हमको एक बीम का जिसके डायमेंशंस क्या हैं, जिसके डायमेंशंस है 300 क्रॉस 550। अब इसमें ब्रैकेट में इफेक्टिव लिखा है। इसके ब्रैकेट में इफेक्टिव का क्या मतलब है, इसके ब्रैकेट में इफेक्टिव का मतलब है ये जो 550 है ये स्मॉल डी है ना कि कैपिटल डी। यानी कैपिटल डी आपको पता है ओवरऑल डेप्थ होती है और स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ होती है, दैट इज टोटल डेप्थ माइनस द क्लियर कवर। तो यहाँ पे 550 है यानी स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्मॉल डी की वैल्यू 550 दी हुई है। द बीम इज रेनफोर्स्ड विद 1963 mm स्क्वायर ऑफ स्टील इन द टेंशन जोन। तो ये नॉर्मल बार्स के फॉर्म में नहीं, कभी कभी डायरेक्ट एरिया के फॉर्म में दे देते हैं कि इस एरिया में दी हुई है, तो हमको घबराना नहीं है, हम डायरेक्ट AST की वैल्यू इसका मतलब डायरेक्ट दे दी गई है और आसानी है आपके लिए। यूज M20 कंक्रीट, तो M20 कंक्रीट है और Fe415 स्टील। लास्ट लाइन और है एक्स्ट्रा, ऑल्सो कमेंट ऑन द सेट डिजाइन, ऑल्सो कमेंट ऑन द डिजाइन ऑफ द बीम। तो कमेंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है, बैलेंस है। हम सेक्शन पता कर लेंगे तो हम डिजाइन भी कह सकते हैं कि अगर अंडर रेनफोर्स्ड है तो गुड है और अगर ओवर रेनफोर्स्ड है तो बैड है, और बैलेंस है तो मतलब एलएसएम तो करता ही नहीं है कि ओवर रेनफोर्स्ड, एलएसएम बताता ही नहीं है कि एलएसएम डिजाइन करे। तो अगर ओवर रेनफोर्स्ड है तो हम कहेंगे उसको रीडिजाइन करे। जैसा सेक्शन है वो डिपेंड करता है। हम देखते हैं पहले क्वेश्चन किस तरह का है। तो पहले तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है हमको। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले एक स्टेप क्या होता है, अगेन देखते हैं। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन है, बी है आपका 300 mm, डी है आपका 550, AST 1963, FI 415, FCK 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अब ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस XU निकालना है। XU कैसे निकालेंगे, XU में लास्ट क्लास में बताया था, XU इज 0.87 FI AST 0.36 FCKB। बेसिकली टोटल टेंसाइल फोर्स को टोटल कंप्रेसिव फोर्स से इक्वेट कर देंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको टफ लग रहा है तो ये फॉर्मूला NHG में पेज नंबर 96 पे IS कोड में दिया हुआ है। IS कोड नेक्स्ट CT में आपको अवेलेबल होगा। इस CT में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं तो हमने अलाउ मतलब नहीं किया था, वरना नॉर्मल एग्जाम्स में IS 456 2000 अलाउ होता है। आपको नेक्स्ट CT और मेन एग्जाम में अलाउ होगा, ले जाना अपने साथ। तो NHG पेज नंबर 96 पे इस तरह का, मतलब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि XU/D और यहाँ पे DD एक्स्ट्रा दिया गया है, वो आप वही D और D कट हो जाएगा। तो इसमें घबराना नहीं है, सेम फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप वहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे वैल्यूज सिर्फ रखनी है आपको 0.87 FI 415 EST 1963 0.36 FC की जगह 20, B की जगह यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे 300 है, ये मिस प्रिंट है थोड़ा, यहाँ पे 300 होगा तो ये 300 कर दीजिएगा आप। ठीक है। तो बी जब हम 300 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमको आंसर आएगा XU इज इक्वल टू 328.12 mm। ठीक है। तो यहाँ से हमको आपको XU निकल आया यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कैसे निकालेंगे। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस के लिए हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें आपको Fe415 के बेसिस पे, अगर आपको Fe415 स्टील है, 250 स्टील है तो उसके हिसाब से हमको एक्स क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, या इसको लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस भी बोलते हैं। किसी बुक्स में अगर क्रिटिकल की जगह लिमिटिंग हो तो घबराना नहीं है, एक ही बात है। तो डायरेक्ट हम Fe415 के लिए क्या होता है 0.48 होता है कांस्टेंट, तो Fe XU मैक्स क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसको XU लिमिट भी बोल देते हैं। तो 0.48 इंटू डी यानी 0.48 इंटू 550 जो कि याद है 264 mm। तो ये 264 हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस भी हो गया।
अब हम कंपेयर करना है तो हम जानते हैं हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ मिडल एक्सिस कितना था 328, जो कि छोटा है किससे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ मिडल एक्सिस से, यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ मिडल एक्सिस जो है वो छोटी है एक्चुअल डेप्थ ऑफ मिडल एक्सिस से, यानी हमारा सेक्शन क्या है, एक्सयू मैक्स छोटा है एक्सयू से, तो हमारा सेक्शन क्या है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सेक्शन कैसा है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है तो हमको अलाउ नहीं करता है कि बीम, हमको एलएसएम अलाउ नहीं करता ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करना। तो ऐसे में जब हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन आएगा तो एलएसएम में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये डब्ल्यूएसएम से थोड़ा डिफरेंट है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन आएगा तो हमको क्या करना है, हमको एमओआर निकालते टाइम पे एक्सयू को लिमिट कर देना है एक्सयू मैक्स तक। मतलब यहाँ पे हम बड़ी हुई वैल्यू नहीं लेंगे। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो होता था 0.36 एफ के बी इंटू एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू, यहाँ पे हम एक्सयू नहीं लेंगे, एक्सयू मैक्स लेंगे। अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता तो यहाँ पे एक्सयू लेते, बैलेंस सेक्शन होता तो भी एक्सयू मैक्स लेते। लेकिन अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन मतलब एक्सयू की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिमिट कर देंगे एक्सयू को कहाँ तक, एक्सयू मैक्स तक। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम खाली कहाँ तक निकालेंगे, एक्सयू मैक्स तक निकालेंगे, यानी छोटी वैल्यू लेंगे 264। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दीजिए, फॉर्मूला वही है जो पहले पे था 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स मैक्स डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स। तो सारी वैल्यूज रखना है हमको 0.36 इंटू 20 इंटू 300 इंटू 264 इंटू 550 माइनस 0.42 इंटू 264। आंसर आता है 250। जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन एमएम में आएगा इंटू 10⁻6। इसको हम डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल 250.40। हमको आंसर जो शो करना है किलोमीटर मीटर में करना है, तो 250.40 हमारा आंसर आ जाएगा। अब कमेंट क्या करना था हमें, कमेंट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी था, ये ऑल्सो कमेंट ऑन द डिजाइन ऑफ द बीम। तो हमें डिजाइन पे कमेंट करना है, हमारा सेक्शन कैसा है, ओवर रेनफोर्स। हम कमेंट करते हैं सेक्शन ऑफ द बीम इज ओवर रेनफोर्स्ड, हेंस द सेक्शन इज रीडिजाइंड एज द फेलियर ऑफ सच बीम्स इज सर्टेन विदाउट फॉर्मिंग। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन की डिज़ाइन हम लोग एलएसएम अलाउ भी नहीं करता है। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, यानी सरिया ज़्यादा पड़ी है, यानी जो वो फेलियर है वो ब्रिटिल होगा, वो सडन फेलियर होगा, इस वजह से हम उसको ओवर रेनफोर्स सेक्शन प्रेफर नहीं करते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट आज ये क्वेश्चन खत्म। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है एलएसएम पे, आइए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल हो ही जाता है, आसान रहते हैं आरसीसी के, एक बार समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आरसी बीम 200 mm इंटू 400 mm। यहाँ पे भी इफेक्टिव है, यहाँ पे भी इफेक्टिव का मतलब ये जो है ये 400 mm स्मॉल टी है, इज रेनफोर्स्ड विद 316 mm डायमीटर बार्स, 316 mm डायमीटर, यहाँ पे डायरेक्ट सरिया दे दी गई ऑफ Fe415 स्टील। अब यहाँ पे है फाइंड द अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड which the beam can carry safely over a span of 5 meter. Take M20 concrete. अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो घुमा दी हैं, थोड़ी सी चीज़ें घुमा क्या दी हैं कि हमें ये पूछा गया है कि एक बीम है, फॉर एग्जांपल कि एन आरसीसी बीम 200 क्रॉस 400 effective is reinforced with 316 mm diameter bars of 415 steel. Find the ultimate uniformly distributed load which the beam can carry. अब डायरेक्ट यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि आपको जो जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे एमओआर, तो एमओआर नहीं पूछा है हमको, यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि आप वो बताइए कि जो बीम होती थी उस पर जो डब्ल्यू होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डब्ल्यू अगर लगाएंगे तो वो कितना हम लगाएंगे और वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी डब्ल्यू की। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि हमको ये W बताइए कि हम ये W कितना लगा सकते हैं, यानी ये जो W होता है वो कितना लगाएंगे, हमको यहाँ पे MOR नहीं पूछा है। तो नॉर्मल हम सबसे पहले MOR निकालते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि W कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो नॉर्मल हमें पहला स्टेप तो MOR ही निकालना है, उसके बाद एक छोटा सा स्टेप और होता है वो भी हमें करना होगा इसमें। तो लाइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, एक आरसीसी बीम है, वही सेम क्वेश्चन, 200 mm विड्थ है, तो B 200 है, D 400 है। AST हम निकाल लेंगे अलग से, 3 × 5/4 × 16 स्क्वायर यानी 603.19। FCK 20 है, F5 415, स्पैन ऑफ द बीम 5 मीटर भी दिया हुआ है। ये स्पैन ऑफ द बीम काम आता है हमारा वही UDL निकालने के लिए, ये वो W कितना आ रहा है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ मिडल एक्सिस निकालेंगे, सेम वही पैटर्न, XU निकालेंगे, तो फॉर्मूला सेम है, सारी वैल्यूज भी सेम वही पुट कर दीजिए। आपके XU निकल के आता है 151.2 mm, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ मिडल एक्सिस। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ मिडल एक्सिस निकाल लेते हैं, 0.48D 415 यहाँ पे भी है, तो 0.48D से हमारा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ मिडल एक्सिस आता है 192। XU हमारा आया था 151, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे, यानी XU जो है हमारा छोटा है
लिमिटिंग डेप्थ ऑफ एक्सेस से। तो हमारा सेक्शन कैसा है, सेक्शन हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, एक्सयू मैक्स बड़ा है एक्सयू से, तो हमारा सेक्शन कैसा है, सेक्शन हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, जो कि गुड है। तो हम अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हमारे लिए ओके होता है। हम कहीं भी किसी भी साइड से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, टेंशन साइड कंप्रेशन साइड दोनों साइड से निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्योंकि AST दिया हुआ था तो हमने टेंशन साइड से निकाल लिया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.87 इंटू F5 इंटू AST D माइनस 0.42 XU। सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दी। यहाँ पे XU रखेंगे, XU मैक्स नहीं रखेंगे क्योंकि नॉर्मल ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। अगर बैलेंस सेक्शन होता तो यहाँ पे XU मैक्स रखते हैं, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन XU रखेंगे। 0.87 इंटू 415 इंटू 603 AST का 603 D 400 इंटू 0.42 इंटू 151.2। यहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है वो 73.28 किलो न्यूटन मीटर है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया आपका 73.28 किलो न्यूटन मीटर। तो ये तो आपको करना आता है। अब इसके बाद हमसे जो क्वेश्चन ने पूछा था कि यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन इट कैन फाइंड द अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में फ़र्क होता है। अल्टीमेट मतलब फैक्टर्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूछ रहा है। अगर यहाँ पे अल्टीमेट ना पूछा होता क्या होता, अगर नॉर्मल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूछा गया था तो भी अंतर होता। ये बताते हैं क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हम जानते हैं जो बीम होती है इस तरह की, उस पर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है WL²/8। ठीक है, M = WL²/8। तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो बीम कितना बियर कर रही है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका बियर कर रही है 73.28 किलो न्यूटन मीटर। तो हमको सिंपल इस फॉर्मूले में रखना है WL²/8। L स्पैन आपको दिया हुआ है और हमको क्या बताना है, W बता देना है। यही वो W है, यही वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो हमको पूछ रहा है वो। तो अल्टीमेटली हमें मोमेंट निकालना है, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसको बेंडिंग मोमेंट के इक्वेट कर दीजिए, यानी 73.28 इज इक्वल टू WU इंटू 5²/8। तो यहाँ पे 5 हमारा स्पैन है, तो यहाँ पे हमको ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 73.28 पुट कर दीजिए। स्पैन ऑफ द बीम 5 है तो उसकी 5 पुट कर दीजिए अपॉन 8। यहाँ पे W निकल के आ जाता है, W क्या आता है 23.45 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो कितना निकल के आ रहा है 22.45 किलो न्यूटन मीटर। अगेन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, या फिर तो उसको बोलते हैं फैक्टर्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये होता है फैक्टर्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपसे पूछा था। ठीक है, तो फैक्टर्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये। नॉर्मल LSM में फैक्टर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बेंडिंग मोमेंट अगर हमको डायरेक्टली दिया होता है तो हम एनालाइज करने के लिए हम लोड पे भी फैक्टर्ड लगाते हैं, यानी लोड पे भी हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि हम कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। कैसे करते हैं देखिए, क्या डिफरेंस है ये भी देख लेंगे, सेम क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखते हैं, अ रेक्टेंगुलर बीम इज 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 40 सेंटीमीटर डीप अप टू द सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पे इफेक्टिव ना देकर क्या दिया हुआ है, अप टू द सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो सेम वही चीज़ है, सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट तक दिया हुआ है, यानी अगेन ये 40 जो है वो इफेक्टिव डेप्थ की बात हो रही है, ये टोटल डेप्थ नहीं है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उससे भी घबराना नहीं है। अगेन ये सेंटीमीटर नहीं है, मतलब सेंटीमीटर तो है ही, अगर mm में बात करें तो 400 mm है, जिससे हम ज़्यादा तो उसको mm में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 40 सेंटीमीटर इंटू 400 mm और 20 सेंटीमीटर इंटू 200 mm। फुल स्टॉप। फाइंड द एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड if it has to resist a moment of 25 kilonewton meter, use M20 concrete and Fe415 steel। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ पे अब हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं निकालना है। यहाँ पे तो सबसे पहले एक बीम है, एक बीम, उसकी डायमेंशन दे दी गई है। उसकी डायमेंशन दे दी गई है, कितनी है, उसकी डायमेंशन 20 सेंटीमीटर वाइड है और 40 सेंटीमीटर डीप है अप टू द सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट। यानी बी दे दिया है आपको 20 सेंटीमीटर और स्मॉल डी दे दिया गया है आपको 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, हमसे पूछा गया है कि अगर इस बीम को पर मोमेंट जो लग रहा है वो 25 किलो न्यूटन मीटर का लग रहा है, तो हमको, और M20 कंक्रीट से वो बीम डिज़ाइन हो रही है और Fe415 स्टील उसमें पड़ा हुआ है, हमको तो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट बताना है, यानी AST बताना है। ये प्योरली डिज़ाइन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन का है, लेकिन ये फिर से प्योरली नहीं डिज़ाइन करेंगे, यानी XU मैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें फाइंड द एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट पता बोला गया है। उसमें डिज़ाइन की डिज़ाइन पहले से ही हो रखी है, यानी इसके डायमेंशन दिए गए हैं, तो डायमेंशन में हमें डिज़ाइन नहीं करना है, हमको सिंपल एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालना है तो सिंपल XU पर निकालेंगे हम लोग, XU मैक्स में नहीं निकालेंगे, इसलिए हम डिज़ाइन का वर्ड नहीं यूज़ किया। फाइंड द एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मोमेंट कितना दिया हुआ है, मोमेंट दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन पर मीटर।
एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एलएसएम में ध्यान रखनी है यहाँ में हमको, एलएसएम के जितने भी क्वेश्चन हम फ्यूचर में करेंगे कि वहाँ पे अगर मोमेंट दिया हुआ है या सर्विस लोड दिया हुआ है तो कैलकुलेशंस के करने के टाइम पे हम जो मोमेंट है उसमें हम फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम उस लोड को कुछ बढ़ा हुआ मान के और फिर डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो मोमेंट है 25, इसको सबसे पहले हम लोग फैक्टर्ड मोमेंट निकाल लेते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लगाते हैं, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं 1.5। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, अगेंस्ट क्वेश्चन सेम है, B20 mm उसको 200 mm में कन्वर्ट कर लिया, D40 सेंटीमीटर तो 400 mm में कन्वर्ट कर लिया। मोमेंट कितना है 25 किलोमीटर मीटर। अगेन किलोमीटर मीटर में है, एनालिसिस हमेशा न्यूटन में जो हमारा आंसर आता था वो हमेशा 10⁻6 में आता था, बाद में उसको डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे भी हमको क्योंकि हमको कैलकुलेशन में इसको यूज़ करना है इसलिए हमने 25 न्यूटन/6 न्यूटन mm में कन्वर्ट कर दिया है पहले ही। ये भी ध्यान रखिएगा कि बच्चे यहाँ पे करना भूल जाते हैं, यहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बाद में 300 यूज करते हैं, उनका आंसर बहुत ही छोटा आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी हम मोमेंट को यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में तो 25 × 10⁻6 के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ना ही 25 किलोमीटर मीटर में। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है। FCK 20 है, FI 415। फैक्ट अब यहाँ सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मोमेंट दिया हुआ था खाली, अगर यहाँ पे फैक्टर मोमेंट दिया होता तो तब ना करते, और यहाँ पे सिर्फ मोमेंट दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले उसको फैक्टर मोमेंट में बदलना होगा, यानी फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही होता है हमेशा, जो भी अगर मोमेंट है तो उसको हम, या लोड दिया हुआ है तो उसको हम फैक्टर्ड लोड और इसी फैक्टर्ड मोमेंट पे एनालिसिस करते हैं, हम नॉर्मल मोमेंट पे एनालिसिस नहीं करते हैं। तो 1.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 5 × 25 यानी 37.5 किलोमीटर मीटर। अगेन इसको न्यूटन mm कन्वर्ट करने के लिए 37.5 × 10⁻6 न्यूटन mm। ठीक है, अब ये आपका फैक्टर्ड मोमेंट दे दिया गया है। ठीक है, तो अब इस मोमेंट को हमें रख के AST निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल ये हमारा फॉर्मूला है टेंशन साइड से, तो टेंशन साइड फॉर्मूला होता है MU 0.87 FI AST D - 0.42 XU। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ तो कर सकते हैं, है ना। इस फॉर्मूले में नॉर्मल आप डिज़ाइन तो करना नहीं है, तो आप टेंशन साइड, कंप्रेशन साइड या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालना नहीं है। अब सिंपल जो दो फॉर्मूलेज थे उस दो फॉर्मूलेज में रख के हम निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, AST निकालना है। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए सूटेबल है, लेकिन इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि हमारे लिए FI तो पता है, D पता है, लेकिन हमें दो अननोन्स है, एक XU भी तो नहीं पता है, एक्चुअल डिफरेंस एक्सिस, और FI भी नहीं, AST भी नहीं पता है। XU का जो फॉर्मूला होता था वो भी यही होता था कि उसमें AST हमें पता होता था, तभी हम XU निकाल पाते थे। तो यहाँ से भी इस फॉर्मूले से भी हम XU नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली सिंपल है, दो इक्वेशंस हैं, एक ये और एक ये, और हमारे पास दो अननोन्स हैं, AST और XU। ठीक है, सिंपल है, दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, वैल्यूज पुट करिए और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल XU की नॉर्मल 0.87 FI AST ड्यू माने 0.42 XU यहाँ रखेंगे, XU की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे 0.87 FI AST पर 0.36 FI। तो बेसिकली है एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी AST के टर्म्स में, और उसमें AST को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे MU की जगह 337.15 × 10⁻6 कर दिया, सारी वैल्यूज पुट कर दी, AST की जगह AST, D 400 है तो 400.42 XU। अब एक चीज़ यहाँ से हम उठा के रख देंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कुछ घबराने की बात नहीं है, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस XU की जगह पे हमने यहाँ पे रख दिया है। ये फॉर्मूला डिट्टो एनेक्जेट पेज नंबर 96 एनेक्जेट G में दिया हुआ है, सेम डिट्टो फॉर्मूला आप वहाँ से देख सकते हो। ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात कोई नया फॉर्मूला नहीं है। 0.87 FI AST है, D - 0.42 XU, वो 42 और 0.42 और जो ना वो जो ये टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट 0.87 और 0.86, ये सब मल्टीप्लाई होकर 1 बना देते हैं। तो सिंपल FI AST अपॉन FCK B × D कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला ये दिया भी हुआ है। तो इसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे, कहाँ पे दिया हुआ है, एनेक्जेट G पेज नंबर 96 IS 456/2000। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला रख देंगे, नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी वैल्यूज वही हैं, MU को 37.5, FI 415, AST हमें निकालना है, D 400, FI 415, AST निकालना है, FCK 20, B 200 और D 400। ठीक है, तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हम नॉर्मल, हमने लास्ट क्लास में एक क्लास में बताया भी था कि कैसे करते हैं। अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करना नहीं आता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो मेरे मैसेज कर दीजिएगा, मैं एक अलग से सॉफ्टवेयर वीडियो बना दूंगा जिसमें कैलकुलेटर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका लिंक भी भेज दूंगा, या फिर तो नॉर्मल यूट्यूब पे आप देख लोगे, मैं बता भी दूंगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करते हैं हम जानते हैं कि दो रूट्स आते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है
कि जब इसको हम कैलकुलेट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आती है 280 mm², एक वैल्यू तो 3575 mm²। तो हमें कॉमन सेंस से एक वैल्यू निगलेक्ट कर देनी है, यानी 3575 mm² बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट है, इतना रीइंफोर्समेंट नहीं होगा, ये फॉल्स वैल्यू है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे और 280 mm² हम देख लेंगे कि हाँ ये नॉर्मल जेन्युइन वैल्यू है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये मतलब जब ये एक्सपीरियंस से भी आएगा कौन सा न्यूमेरिकल कौन सी वैल्यू हमें एक्सेप्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही होती तो भी हम इसको निगलेक्ट कर देते, या नॉर्मल एक छोटा सा लोड लग रहा है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आता है, तो वो देख लेंगे जब हम ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, कौन सी वैल्यू निगलेक्ट करनी है। तो AST इक्वल टू 80 mm², इसका आ गया रीइंफोर्समेंट, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर कभी कभी इसको को नंबर ऑफ बार्स में भी आपको कन्वर्ट करना है तो 280 mm का छोटा रीइंफोर्समेंट है, इसको नंबर ऑफ बार्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सबसे पहले तो बार्स पिक करते हैं, लेटेस्ट ये हम कोई भी पिक करते हैं 12, 16, 20, तो छोटा अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट है, तो इसको हम मान लीजिए कि 12 mm डायमीटर बार से हम प्रेफर कर सकते हैं। सो इफ़ वी डिज़ाइन विथ 12 mm डायमीटर बार्स, तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल रीइंफोर्समेंट को एरिया ऑफ वन बार से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ वन बार कितना है 5/4 × 12² इक्वल टू 113.09 mm²। तो नंबर ऑफ बार्स के लिए 280 टोटल रीइंफोर्समेंट डिवाइडेड बाय 119.03, 2.47 आता है, ये अप्रॉक्सीमेटली हमें इसको इससे थोड़ा ज़्यादा ही एरिया प्रोवाइड करना होगा। 2.47 तो कर नहीं सकते नंबर ऑफ बार्स के फॉर्म में, तो 2 या 3 बार प्रोवाइड करेंगे। 2.47 है, इससे थोड़ा बड़ी भी वैल्यू आती है हमारी 3, तो हम 3 बार्स को प्रोवाइड कर देंगे। सो द बार्स वी प्रोवाइड कितनी कर देंगे हम 3 कर देंगे, ठीक है। तो 3 बार्स हमने प्रोवाइड कर दी। हमने बताया था ये फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूलेज हैं ये एनेक्चर जी में पेज नंबर 96 पे दिए हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फॉर्मूला है XU/D इज इक्वल टू 0.87 FI/AST 0.36 FC BD। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला XU निकालते हैं, DD एक्स्ट्रा दिया हुआ है, नहीं होता है, इसको कट भी कर सकते हो नॉर्मल, तो ये डी वही है सेम है, तो इसको कट भी कर सकते हो। हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है 0.87 FI/AST 0.36 FC के B, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। ये एनेक्चर जी पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है। दूसरा फॉर्मूला जो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में यूज़ किया कि MU इज 0.87 FI/AST D 1 - AST FI, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ से भी हम देख सकते हैं, और मतलब IS कोड में वहाँ से भी हम देख सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, एक सिंपल 2 बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं, 0.36 FC B XU D - 0.42 XU और ये 0.87 FI/AST D - 0.42 XU। बेसिक इसमें क्या किया, XU को हटा दिया गया है और ये यहाँ पे वाले XU को टर्म यहाँ पे डाल दिया गया है, इस वजह से आपको थोड़ा लंबा फॉर्मूला लग रहा है। ये याद करने की जरूरत नहीं, अगेन कोड में दिया हुआ है, वहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज थे और बेसिक न्यूमेरिकल्स थे LSM पे। थोड़े और न्यूमेरिकल्स करके देखिए, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।